नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन इंडेक्स की, मानव विकास सूचकांक की। इस पर आज हम लोगों को बात करनी है, चीजें इसके एक एक पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में और ह्यूमन इंडेक्स आप लोग हमेशा हर वर्ष रटते हो, तो उसमें किन किन आयामों पे बात होती है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। किन किन पॉइंटों पे होती है उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मानव सूचकांक, मानव सूचकांक। तो सबसे पहले जब हम मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं तो इसका विकास की बात करते हैं, तो इसका विकास इसका विकास 1990 के 1990 के दशक में हुआ। अब 1990 में हुआ है तो नॉर्मल सी बात है कि लेटेस्ट है। ठीक, तो यहां पर यू एन डीपी के अर्थशास्त्री थे, डीपी के अर्थशास्त्री, जो कि बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो ये पहले अर्थशास्त्री हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। ठीक, फिर भी इन्होंने बहुत चीजों पे कंसर्न दिखाया और चीजों को अच्छे से व्याख्या की। महबूब उल हक, महबूब उल हक, महबूब उल हक एवं इनके सहयोगी इनके सहयोगी थे। ठीक, तो इसका विकास 1990 में किसके द्वारा? महबूब उल हक के द्वारा, ये उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था। अब दूसरी पॉइंट इसमें यह है कि इसमें कौन कौन लोग और भी थे। इसमें एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है सिंगर हैंस, जिन्होंने इनके सहयोग में ये सारी चीजें मानव विकास सूचकांक की बात की थी। ने मिलकर मानव विकास सूचकांक की बात की थी। समझते? अब देखो 1990 में महबूब उल हक, उनके सहयोगी और सिंगर हैंस ने मिलकर मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया। अब इसके जो मानक दिए गए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मानक क्या है, यहां पर बात आती है मानव विकास सूचकांक के मानक। मानव विकास के मानक, तो यहां पर 3 मानकों को रखा गया। अब देखो ये प्रारंभिक परीक्षा है इसलिए हम इसे शॉर्ट में समझ रहे हैं और अभी आप लोगों को शॉर्ट में ही इसका काम भी पड़ेगा। तो पहला मानक दिया गया शिक्षा, कि मानव के विकास में शिक्षा किस रोल में आती है? जीवन प्रत्याशा
जीवन प्रत्याशा, अर्थात अगर जीवन प्रत्याशा की बात करेंगे तो स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य। ठीक, लास्ट में है जीवन स्तर, जीवन स्तर। मानव सूचकांक में जो मानक दिए गए, इन 3 मानकों के तहत मानव विकास सूचकांक का मापन किया जाता है। इन तीनों मानकों के आधार पर मानव विकास सूचकांक का मापन किया जाता है। अब एक एक पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, चीजों को समझेंगे। लेकिन जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाती है तो उनमें 3 मानकों की चर्चा होती है। एक तो शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और उसके बाद लाइफ स्टाइल, जीवन स्टेटस की बात करते हैं। आपके जीवन स्तर कैसा है, उच्च है, निम्न है या अति निम्न है, इन सब बातों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब एक एक पॉइंट पर जब हम शिक्षा की बात करते हैं, अब शिक्षा की बात करो तो शिक्षा को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम लोग शिक्षा को 2 आधार पर विभाजित कर दें, यहां पर एक तो हम लोग देखते हैं पढ़ाई की एक एवरेज, आप लोगों का पॉइंट पढ़ लिखिए इसमें, पढ़ाई के वर्ष का औसत, पढ़ाई के वर्ष का औसत, अर्थात हम मैक्सिमम कितने वर्षों तक पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा है कि आप कितने वर्षों तक पढ़ाई कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की बात है, सिविल की तैयारी करने वालों की नहीं है। ऑन एवरेज जो व्यक्ति बालक पढ़ते हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो 25 वर्ष की आयु के लिए अगर हम लोग बात करें कि मैक्सिमम छात्र कहां तक जा रहे हैं, 25 वर्ष की आयु। तो अगर हम पढ़ाई की औसत उम्र देखें तो आप 25 वर्ष तक, और अपने वेदों में भी कहा गया है 25 वर्ष की आयु, इन द सेंस आप किस एज पे आ जा रहे हैं, वयस्क आयु में। ठीक, आप किस में आ रहे हैं, 25 वर्ष की औसत आयु, जहां तक आप लोग पढ़ाई करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, पीजी करते हो, यहां तक। अर्थात 25 साल का वयस्क कितने वर्ष तक पढ़ाई कर रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है, 25 वर्ष वर्ष का वयस्क कितने वर्ष तक पढ़ाई कर रहा है। ठीक, अब आप ये सोचो कि आप 25 वर्ष की आयु के बाद कितने वर्ष तक पढ़ाई आपने की है। अर्थात ठीक,
प्रेजेंट टाइम, आज आप लोग इस पे पढ़ाई कर रहे हो इस उम्र में, 25 वर्ष की वयस्क हैं आप, कितने वर्ष तक पढ़ाई कर रहा है। एक पॉइंट तो ये आप लोगों को समझ में आया। अर्थात एक बात और यदि कहा जाए कि 25 वर्ष की, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग 25 वर्ष का वयस्क कितने वर्ष तक पढ़ाई किया। ठीक, तो पढ़ाई के वर्ष का औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कितने वर्ष तक पढ़ाई किया। इसका मतलब है कि इस पढ़ाई के वर्ष का क्या हम लोग निकाल लेंगे, उसका औसत निकाल लिया जाएगा, उसका औसत निकाला जाता है। जब हम लोग शिक्षा की बात कर रहे होते हैं कि पढ़ाई के वर्षों का औसत आप कैसे निकालेंगे, आप 25 वर्ष की आयु में कितने वर्षों तक आपने पढ़ाई की है। ठीक, तो उस वर्ष तक की पढ़ाई के टाइम ड्यूरेशन को हम लोग एवरेज ड्यूरेशन में निकाल लेते हैं। अर्थात 25 साल में आप 22 साल पढ़ाई किए हैं, आज उम्र आपकी 25 साल हो गई है, तो इस पूरे 25 वर्ष की आयु के बीच में आपने जब तक पढ़ाई की है उसको हम एवरेज के माध्यम से बता सकते हैं कि इतने वर्षों तक आपने पढ़ाई की। और पढ़ाई की संभावित वर्ष कितने हो सकते हैं, दूसरा पॉइंट अगर हम यहां पर देखें तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई के संभावित वर्ष। अब पढ़ाई के संभावित वर्ष कितने हो सकते हैं, एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वह कितने वर्षों तक पढ़ सकता है। पहला पॉइंट, यहां पर जब कोई बच्चा, एक बच्चा स्कूल जाएगा तो वो कितने वर्षों तक यहां पर पढ़ाई कर सकता है, पहला पॉइंट तो यही आएगा। तो पॉइंट लिखिएगा, इसमें स्किप मत करिएगा कुछ भी, नहीं फिर समझ में ना आए तो आप लोगों को गारंटी, एक बच्चा जब स्कूल जाता है, तो वह वहां पर कितने वर्षों तक पढ़ सकता है। कॉमन सी बात है, स्कूल आप जाएंगे 12th तक तो आप पढ़ाई करेंगे ही। ठीक, तो इससे अधिकतम जब हम लोग बात करते हैं पढ़ सकता है, इसमें अधिकतम वर्ष आयु कितनी हो जाएगी। अगर किसी भी बच्चे की अगर आप हम बात करें कि कोई बच्चा 12th तक, मान ले कि कोई भी बच्चा कहीं पर भी स्कूल में जाएगा तो वो 12th तक पढ़ेगा, और 12th तक की अधिकतम आयु की बात करें तो यहां पर कितनी हो जाएगी, तो इसमें अधिकतम आयु कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष की। इसमें अधिकतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 18 वर्ष की बात की जाती है। कॉमन सी बात है, कोई भी बच्चा अगर 12th में जाएगा तो वो क्या होगा, अधिकतम 18 वर्ष का होगा, इससे बड़ा तो नहीं होगा। ठीक, तो ये कहा जाता है कि 18 वर्ष की आयु में आप क्या हो गए, वयस्क।
क्या हो जा रहे हैं, वयस्क, मतलब आप शिक्षित वयस्क की श्रेणी में आ रहे हैं। और आप अधिकतम कितने वर्षों तक पढ़ेंगे, 18 प्लस 3 ईयर, या अगर आप बीटेक कर रहे हैं 4 ईयर या एमबीए कर रहे हैं तो 5 ईयर, तो 18 प्लस 55 इज इक्वल टू 23, प्लस अगर आपने पीजी की है तो आप यहां पर 2 ईयर और जोड़ दीजिए 25। तो आपने इन 25 वर्षों तक पढ़ाई की और 25 वर्षों की पढ़ाई के बाद क्या आउटकम निकल रहा है उस शिक्षा के बारे में यहां पर आपसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बात की जाती है कि भैया औसत आयु क्या है आपकी 25, और यहां पर स्कूल की आयु जो दी जा रही है वो कितनी है, 18 वर्ष की बात की जाती है यहां पर। अब दूसरा पॉइंट आया, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की बात करते हैं यहां, तो समझो, ठीक। इसमें क्या है कि जन्म के समय हम किसकी बात करते हैं, जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं। क्या करते हैं, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात की जाती है, है ना। जन्म के समय किसकी बात की जाएगी, जीवन प्रत्याशा। अब जीवन प्रत्याशा में निम्नतम और अधिकतम की बात की जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार यदि निम्नतम आयु की बात की जाए, ठीक, किसकी बात की जाएगी, निम्नतम आयु की बात की जाए, और अधिकतम मतलब आप निम्नतम कब तक जीवित रहने की बात की जाए और अधिकतम कितना जीवित रहने की बात कर दी जाए, तो यहां पर अधिकतम की बात कर लें। भाई कोई भी इंडेक्स होगी वो आपकी जीवन प्रत्याशा के बारे में जब चर्चा करेगी तो एक तो मिनिमम होगा और दूसरा मैक्सिमम होगा। तो यहां पर मिनिमम की बात की जाती है कि 20 वर्ष होनी चाहिए। ह्यूमन इंडेक्स आपसे कहती है कि 20 वर्ष मिनिमम किसी भी व्यक्ति का होना चाहिए और मैक्सिमम 83.50 होना चाहिए ना, 50 वर्ष तक। अगर जहां पर भी इस तरह की सिचुएशन दिखाई देती है तो ये कहा जाता है कि हाँ स्टेबल है, भाई ठीक है, यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाएं सही है। इसका मतलब सीधा सा है कि जीवन प्रत्याशा की जब इस तरह की बात की जाती है तो यहां पर एक साफ सीधा आंसर आता है कि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर है। और यहीं पर यदि हम लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी हैं, इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि यहाँ पर व्यक्ति किसी भी समय टपक सकता है, कभी भी कोई भी व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। तो यहाँ पर कॉमन सी बात है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हमारी रैंकिंग है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अगर इस अकॉर्डिंग, इसके मानक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो ह्यूमन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। लेकिन अपने यहाँ की स्थिति क्या है स्वास्थ्य क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो भैया यहाँ पर तो 20 निम्नतम कहा गया है कि निम्नतम आयु जो होनी चाहिए किसी व्यक्ति की किसी भी परिस्थिति में वो 20 होनी चाहिए। और कैजुअलिटी कहीं पर भी हो सकती है, दैट वाज अ कैजुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर मिनिमम नॉर्मलाइज जनरलाइज व्यू की बात करें तो ये सामान्यीकरण की बात है, विशेष परिस्थितियों की बात कहीं पर नहीं की जा सकती क्योंकि विशेष परिस्थितियां सब पर लागू होती हैं।
बट अगर भारत की बात की जाए तो ये विशेष परिस्थितियों, ये सामान्यीकरण नहीं है, ये विशेष है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चे से लेके बुजुर्गों तक के कोई भी ठिकाना नहीं हो रहा। अभी आप लोगों ने हाल ही में एक देखा होगा, वैक्सीन को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। तो इसका मतलब है कि क्या समस्या, कि आधे लोगों को ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये भी क्या है, तो क्या हम जीवन प्रत्याशा के मानक को पूरा कर पाएंगे? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी जीवन प्रत्याशा के मानक को पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसमें इस तरह की जब गतिविधियां होंगी, जब स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, तो नॉर्मल सी बात है इन मानकों को पूरा करना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। नेक्स्ट, जीवन स्तर की बात करें। जीवन स्तर, अब देखो, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब हम लोग बात करते हैं, ये डेवलपिंग कंट्री के लिए भी है और डेवलप्ड कंट्री के लिए मेनली वहीं से निकला हुआ है। अब इसे समझना, अभी इसकी तार जब खोलेंगे ना तब आप लोगों को इसके तार समझ में आएंगे। वो डेवलप्ड कंट्री है और हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हम दोनों में ही क्या हो जाएगा, बहुत सा अंतर अभी आप लोगों को दिखाई देगा। जीवन स्तर के माप के लिए यहां पर किसकी बात की जाती है? GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम की बात की जाती है। जीवन स्तर के लिए GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम सर को मापने के लिए ग्रॉस नेशनल इनकम की बात की सकल राष्ट्रीय आय की बात की जाती है। ठीक, अब ग्रॉस इनकम की जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पर क्या है, आयु, जब नॉर्मल सी बात है कि किसी व्यक्ति की जब देश की आय बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, यहां पर किसकी बात की जा रही है, जब GNI की बात की जा रही है, मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम की बात की जाएगी, तो आय में किसकी बात की जा रही है, देश की आय की बात की जा रही है, पूरे संपूर्ण राष्ट्र की बात की जा रही है। यहां पर में आय की बात की जा रही है, किसकी, संपूर्ण राष्ट्र की आय की बात की जाती है। जब ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करते हैं तो संपूर्ण राष्ट्र की, अर्थात ये किसकी बात कर रहा है, आय की बात कर रहा है। अब यहां पर समझने वाली है, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो क्या होगा, आय बढ़ेगी तो जीवन स्तर बढ़ेगा। कॉमन फिनोमिना है भाई, आय बढ़ेगी तभी तो जीवन स्तर में वृद्धि होगी। ठीक, और जीवन स्तर में वृद्धि क्या हो जाएगा, जीवन स्तर बढ़ेगा। अर्थात यहां पर अगर हम लोग बात करें, अर्थात आप लोग मूलभूत सुविधा प्राप्त करेंगे सबसे पहले। ठीक, इन द सेंस रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एंड स्वास्थ्य।
जब भाई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो इसमें क्या होगा, स्वास्थ्य होगा, रोटी होगा, कपड़ा होगा, मकान होगा, शिक्षा होगी। इसी की बात तो हम लोग पहले सबसे पहले करेंगे। और बेसिक जब नीड की बात करेंगे तो रोटी, कपड़ा, मकान, और उसके बाद हम स्वास्थ्य की बात पे आएंगे, और देन स्वास्थ्य और शिक्षा सेकंड पॉइंट होंगे हमारे। फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या होता है, रोटी, कपड़ा, मकान। अगर मैं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करूंगा और मेरे पास पैसा आएगा तो सबसे पहले मैं छत का प्रयास करूंगा कि छत मिल जाए, कहीं रेंट में ही कमरा मिल जाए, कहीं रेंट में ही हम एक छोटे से कमरे में रह भी लेंगे, खाना भी खा लेंगे, खाना बना भी लेंगे, गैस चूल्हे को अपने बेड के नीचे ही डाल लेंगे, उसी के बगल में हम बेड में ही बैठ जाएंगे। बेड में एक जो अपना सिटिंग टेबल वाली आती है ना, बैठ के जो पहले हम लोग यूज करते थे, तो यूज नहीं करते, जैसे बेड पे आप लेटते हो तो छोटी सी एक टेबल आती है, तो उस टेबल को रख के हम पढ़ भी सकते हैं आराम से। तो हम एक छोटी जगह पर भी रह सकते हैं अपनी पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग, जो हमारे घर से मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है कि मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान है आपका। जब ये पहली प्राइमरी नीड आपकी फुलफिल हो जाएगी, चाहे एक जोड़ी कपड़ा हो चाहे दो जोड़ी कपड़ा हो, तो उन नीड को जब आप पूरा कर लेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की बात आएगी कि जब हम इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे तो हम जो भी काम कर रहे हैं, तो ठीक है चलो भाई मैं लेबर हूं, लेबर का काम कर रहा हूं, लेकिन मैं आने वाली संतानों को सोचूंगा, प्रयास करूंगा कि इनको शिक्षा मिल जाए और ये शिक्षित हो जाएं तो अच्छे पद पर जाएं, अच्छी जगह नौकरी करें, मेरे जैसा दिहाड़ी मजदूरी ना करें। कॉमन सा ये फिनोमिना सबका होता है। तो ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन मूलभूत आवश्यकताओं की जब पूर्ति हो जाएगी तो नॉर्मल सी बात है कि क्या होगा, जब इन सब की पूर्ति हो जाएगी तब आप किधर बढ़ेंगे, अपने जीवन स्तर में सुधार करेंगे। क्या करेंगे, जीवन स्तर में सुधार करेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा, जब आप जीवन स्तर की बात करते हैं तो नॉर्मल सी बात है हम पहले रोजगार ढूंढते हैं। पहले क्या करेंगे, रोजगार। अब जब रोजगार साहब मिल गया तो नॉर्मल सी बात है रोजगार के मिलते ही हम लोग क्या करेंगे, एक आवास की खोज करेंगे। आवास, ठीक, आवास आएगा तो नॉर्मल सी बात है इसी आवास में दो काम तो अपने हो गए, एक तो रोटी हो गया, कपड़ा हो गया और मकान हो गया। रोटी, कपड़ा, मकान, ये पॉइंट हुआ। इसके बाद हम लोग मूलभूत जो खर्च करना प्रारंभ करते हैं वो किधर करेंगे कि भाई मैं यहां पर रोजगार कर रहा हूं, मुझे पर डे 500 मिल रहा है, 500 रुपए मैं एक दिन में कमा रहा हूं, है ना। तो भाई नॉर्मल सी बात है कि मेरे पास ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो चुकी हैं। अब इसका मतलब है कि मुझे आने वाली संतानों को बेहतर शिक्षा देनी है और स्वास्थ्य पर धन खर्च करना है। किस पे खर्च करना है, बेहतर शिक्षा पर और बेहतर स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य ये मैं उनको दे सकता हूं जो मुझसे नीचे आएंगे, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। यहां पर क्या है, बेहतर स्वास्थ्य की बात करें तो ये बेहतर स्वास्थ्य के लिए, इसके लिए सभी लोग आएंगे, पूरा परिवार जुड़ जाएगा। तो नॉर्मल सी कहानी क्या इसमें बन रही है, जब इन सब चीजों की कोई व्यक्ति, कोई मान लो ए व्यक्ति को रोजगार मिला, ए व्यक्ति को आवास उसने अपने रोजगार के माध्यम से खोजा और अपने पुत्रों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा दोनों प्रोवाइड कराई, फिर भी अब उसके पास क्या हो रहा, इस रोजगार के माध्यम से यदि उसे अधिक पैसा मिल रहा तो अब वो इस पॉइंट से, जब ये जो
चीजें थी कि उसको आवास, रोटी, कपड़ा, बेसिक नीड पूरी हो गई और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मिल गया। इसका मतलब है कि जब इसके आगे जाएगा तो वो किधर बढ़ेगा? लग्जरी लाइफ की तरफ, लग्जरी जीवन की तरफ। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास ज्यादा धन होगा तो आप अपना धन कहां पर खर्च करोगे? अच्छा मकान बनाने में खर्च करोगे। मकान में क्या हो? कर्टेन हटाने के लिए रिमोट होना चाहिए, पानी चलाने के लिए अलास्का होना चाहिए। भाई चिल्लाओ वहां से, कह ऑन करो भाई, अब ये ऑन करो, वो ऑन करो, अब टीवी ऑन करो, फ्रिज से पानी आना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, इधर की लाइट ऑन हो जाए, उधर की लाइट ऑन हो जाए, पर्दे एकदम सेट हो जाए। तो ये सब क्या है? ऑन। जब आप अपने पूरा कंट्रोल अपने हाथ पे रख रहे हो, इसका मतलब है कि लग्जरियस लाइफ की तरफ आप बढ़ रहे हो। लग्जरियस लाइफ इन द सेंस आप ऊर्जा की खपत की तरफ बढ़ रहे हो। ऊर्जा की खपत अर्थात आपके पास उतनी पेमेंट है कि उस ऊर्जा की खपत की आप पे कर सकते हो। अर्थात अब आपके पास क्या हो जाएंगे? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद आपके जीवन स्तर लग्जरी की तरफ बढ़ा। इसका मतलब है कि जीवन स्तर में सुधार और जीवन स्तर उच्च हो रहा है। ठीक, और यही आपके ह्यूमन डेवलपमेंट एसडीआई के मानक हैं कि व्यक्ति का जीवन स्तर इतना उच्च होना चाहिए। अब थोड़ा सा एनालाइज करो यहां पर जो एसडीआई के मानक हैं, एसडीआई के मानक हैं उसमें वर्तमान समय में एसडीआई, अब देखो एक क्वेश्चन, प्रश्न, क्या एसडीआई के मानकों को वर्तमान समय में भारतीय युवा वर्ग पूरा कर पा रहा है? यदि हां तो कैसे? और यदि ना तो कैसे? दोनों ही पक्षों पर तर्क देते हुए इसकी व्याख्या करें। ठीक, अभी मैंने केवल यहां पर युवा वर्ग लिखा, यहीं पर भारतीय लोग अगर लिख दिया जाए, यहीं पर भारतीय लोग लिख दिया जाए तो भी इसकी व्याख्या इसी आधार पर की जाएगी। और अब आपको वर्तमान समय की परिस्थितियों को वहां पर छेप देना। क्या वर्तमान समय में भारत की जो औसत एजुकेशन एज है वो क्या 25 वर्ष ही है या 25 वर्ष से ज्यादा है? और यदि 25 वर्ष से ज्यादा है तो इसका मतलब है बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक, अब समझो यहां पर यदि किसी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से ज्यादा बढ़ रही है और वो कुछ कर नहीं रहा है तो इसका मतलब है ये उसकी छिपी बेरोजगारी है।
वो छिपा के रख रहा है उस बेरोजगारी को। जैसे कि आप सभी छात्र हैं, कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो अभी भी मुखर्जी नगर में 35 साल 40 साल के भी होंगे, है ना, कुछ होंगे इस समय, कुछ वही 38 से 40 42 45 के बीच के होंगे। तो नॉर्मल सी बात है, क्या ये वास्तविकता में उस डायरेक्शन में है, या एसडीआई के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें कि ये अपनी बेरोजगारी छिपा के बैठे हुए हैं, क्या इनके जीवन स्तर में सुधार होगा, या इस तरह की जो जनसंख्या है उसके जीवन स्तर में एसडीआई के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जीवन स्तर एसडीआई के अकॉर्डिंग सही है? जीवन प्रत्याशा, क्या इनकी जीवन प्रत्याशा के मानक पूरक हो रहे हैं, या फिर एजुकेशन के मानक इनके पूरे हुए हैं, या फिर इनकी लाइफ स्टाइल जो है उसके मानक पूरे हुए हैं? अब इन सब विचारों पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं वो लगभग 43% बेरोजगारी की है। ठीक, अब जब 43% बेरोजगारी है तो एसडीआई के मानक 43 के अकॉर्डिंग तो फेल हो गए। अब बचेगा कितना? 57%। 57% के पास रोजगार है, 43 के पास रोजगार नहीं। अगर हम 100% में बात कर लें, अगर 100% में देखा जाए तो 57% लोगों के पास ही रोजगार है और 43% रोजगार नहीं है। इसका मतलब है कि भारत में एसडीआई की रैंकिंग नीचे जाएगी, ना कि ऊपर आएगी। अब एसडीआई की रैंकिंग नीचे क्यों जाती है, ऊपर क्यों जाती है, इन आधारों पर तय किया जाता है कि कितनी बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी है तो इसका मतलब है कि यदि बेरोजगारी है तो या फिर लोग छिप के अपनी किताबों के बीच में अपनी रोजगार छिपा के बैठे हैं, या फिर कहीं पर बैठे बैठे हैं, या फिर किसी स्तर पे कोई रोजगार की तलाश कर रहे हैं। स्पष्ट है? ठीक, तो यहां पर क्या है, ये छिपी तो रोजगार नहीं। आप समझो, रोजगार नहीं, रोजगार नहीं तो क्या है, आय नहीं, आय नहीं तो मूलभूत सुविधा नहीं। अब मूलभूत आय नहीं तो निश्चित रूप से मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है आपको, और दूसरा पॉइंट आय नहीं है तो आपको स्वास्थ्य सुविधा नहीं बेहतर, है ना, तो क्या हो जाएगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं। ठीक, अब जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो आय नहीं तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां पर जब आपके पास आय नहीं है तो जीवन स्तर आपका कैसा हो जाएगा, जीवन स्तर अति निम्न होगा। अति निम्न तो स्वास्थ्य कैसा होगा, अति निम्न। मानसिकता कैसी होगी, कुंठित। ठीक, विकास कैसा होगा, कुंठित। क्या होगा, विकास आपका बाधित हो जाएगा। मन मस्तिष्क में आपके क्या हो जाएगा, आपराधिक तत्व उत्पन्न होंगे। तो ये एसडीआई को कहां सपोर्ट कर रहा है, एसडीआई के मानक जो आपको 25 वर्ष की आयु तक कहता है आपको शिक्षित हो जाना है, और 25 वर्ष की आयु के पश्चात आप क्या हो जाए, रोजगार युक्त हो जाए, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे पकौड़े तलने का हो, चाहे कुछ भी तलने का। क्या इन मानकों को हम पूरा कर पा रहे हैं? और जब इन मानकों को नहीं पूरा कर पाएंगे, इसका मतलब है एसडीआई रैंकिंग में भारत की स्थिति लगातार नीचे जाती रहेगी। और जब भी आपके पास रोजगार होगा तभी आपका विवाह होगा। जब ठीक, तो आधे लोग जो शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भैया कुछ समय इंतजार करिए। और एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस बार पीसीएस का पेपर में भी अक्टूबर में होने वाला है, तो लग के तैयारी कर लो, रोजगार की प्राप्ति कर लो, विवाह हो जाएगा। नहीं तो विवाह के लिए कोई नहीं आएगा, बेचारे तुम लोग तो तरस जाओगे। जिस लड़के का विवाह हुआ हो गया, नौकरी वोकरी लग गई कहीं धोखे धड़ाके से संविदा में भी ना, तो उसकी शादी भी हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, खुशी। नेक्स्ट टॉपिक डालो, खुशी।
ये किसी कन्या का नाम नहीं है, खुश मत हो जाओ। तुम लोगों की खुशी वैसे भी मेरे हाथों से दूर हो जाती है। तुम लोग यही कहते होगे कि क्या टीचर है, आता है दुख ही दे के जाता है, खुशी तो कभी दिया ही नहीं। ठीक है, नंबर खुशी के लिए हम लोग दो तरह की खुशी को महसूस करते हैं, एक तो भौतिक संसाधनों के माध्यम से और एक गैर भौतिक संसाधनों से। ठीक, किससे हम लोग खुशी होते हैं, प्रसन्न किससे होते हैं? हैप्पी इंडेक्स की बात जब करेंगे तो यहां पर जब हैप्पी की बात करेंगे तो हम लोग किस तरह से होते हैं? एक तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंटों से, भौतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, और दूसरा जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो यहां पर गैर भौतिक संसाधन आएंगे। गैर, अब देखो कई लोग खुश हो रहे हैं कि आज तो कुछ तो अच्छा जीवन में आएगा, रोज रोज तो वही पर्वत पहाड़ मुद्रा कुछ आ न रहा, बस पढ़े चले जा रहे, पढ़े चले रहो, पढ़े चले रहो। लेकिन पढ़ोगे सही डायरेक्शन में तो नॉर्मल सी बात है, इस बार नौकरी मिल जानी चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा सही डायरेक्शन में पढ़ लिए तो बिल्कुल मिल जाएगी। समझ गए ना कि बहुत सही वाला डायरेक्शन होता है। ठीक, अब आ जाओ भौतिक संसाधन में हम लोग खुश किससे होते हैं? नॉर्मल सी है बात, गाड़ी आपको मिल गई, अभी तरोताजा और अचानक से आपके पापा आके कहें कि बेटा ये कार आपके लिए, ये बाइक आपके लिए, ये स्कूटी आपके लिए, तो अंदर से कह के लग रहा है हम लोगों ने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है ना? मन में आएगा कि बहुत बड़ा अचीव कर लिया, एकदम राजा टाइप की फीलिंग आ रही है। लेकिन वो शायद ऐसा हो कि बकरा हलाल होने जा रहा हो कि अब गाड़ी दे दी गई है तो ड्राइवर वाला काम करो, चलो इसी से लोगों को लाओ ले जाओ। टैक्सी तो मन में आएगा कि अच्छा नहीं लगा, गाड़ी, बंगला, ठीक। आप लोगों को ये मिल जाए तो खुशी हो जाओगे ना? खुशी ना होना मतलब कई बार क्या होता है, व्यक्तियों की जब हम लोग बात करते हैं तो उनको गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, नेकलेस मिल जाए, इन सब चीजों से भी वो क्या करता है? खुश नहीं होता है। मतलब जैसे बड़े बड़े घर के खानदान के लड़के हैं जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां देख ली, मैं तो नाम भी नहीं जानता, मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं तो मैं नाम भी ना जानूं। ठीक, मान लो कि ऑडी है, ठीक, और जो गाड़ियां हो वो सारी गाड़ियां, वहां पर लग्जरियस गाड़ियों की बात कर लो, उनके पास सब कुछ। बंगला उनके पिताजी हर बर्थडे में गिफ्ट दे रहे हैं, आइलैंड उनके पिताजी बीच बीच में दे ही दे रहे हैं, तो उनको ना गाड़ी से खुशी मिलेगी ना बंगले से खुशी मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि इन संसाधनों से भी कई बार, और जैसे हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों को कोई गाड़ी का टायर भी दे गया ना तो हम लोग खुश, वो गाड़ी का टायर है, ये देखो फॉर्च्यूनर का टायर है, ठीक। तो हम लोग इस टाइप के हैं, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अब जो गैर भौतिक संसाधन है उनमें बात करें, मानसिक संतुष्टि की बात करते हैं। यहां पर जब भी हम लोग बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? मानसिक संतुष्टि की बात की जाती है। मानसिक संतुष्टि क्या है कि तुम लोगों को मैंने सपना दिखा दिया, कल आ रहे थे तुम लोग एकदम, इस बार के टॉपर तुम ही हो। जो आजकल आप लोग देखते हो ना कि कोचिंग वोचिंग में एडमिशन, अरे आप एडमिशन लीजिए, इस बार आपको भी टॉप करा ही दे रहा है। बस टॉप तो ऐसे करा रहे हैं जैसे रास्ते में पड़ी हुई रेवड़ी है। तो आप लोग क्या हो जाएंगे? मानसिक रूप से संतुष्ट। इस बार फलानी कोचिंग में गए हैं, वहां के टीचर बड़े योग्य हैं, उन्होंने मुझे कह दिया है कि मैं इस बार टॉप हो जाऊंगा। क्योंकि एक टाइम हम लोग जब पढ़ते थे तो वहां का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तो एक शिक्षक थे, उन्होंने हम लोगों से भी वही बोला, जब मैं उनके साथ थोड़ा काम भी किया कुछ समय तक, तो उन्होंने वहां के बच्चों को भी वही बोला। उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों को आयुष बना दूंगा।
अरे भगवान ना आईएएस बना पाए, हम तो आज तक नहीं कह सकते हम आपको आईएएस बना देंगे, हम आपको पढ़ाएंगे जो पेपर में आएगा। अगर आप तैयार करके जाएंगे निश्चित रूप से आप बनेंगे, लेकिन हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि पेपर हम नहीं लिखने जाएंगे, हम आपके माइंडसेट में नहीं बैठे हुए। आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हमारा काम है आपको डायनेमिक तरीके से पढ़ाना, विचार कराना, सोचवाना और उस डायनेमिक तरीके से आपको समझा के भेजना। बाकी आप कर पाए ना कर पाए कोई गारंटी कोई नहीं लेता है, ठीक। तो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है कि इसकी गारंटी, क्योंकि माइंड है, माइंड आपका कितना अच्छा है वो आप जानेंगे। क्योंकि सबको पढ़ाया जाता है, उनमें से जो बच्चे निकलते हैं बाकी बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बच्चे उस डायरेक्शन में न आंसर लिख पाए थे न समझ पाए थे। तो उन्होंने यही बात कह के कितने लोगों को काट दिया। और मैंने ये देखा कि मैं एक स्पष्ट बोल देता था कई बार कि ऐसे पेपर नहीं होगा, जैसे आंसर राइट करके ला रहे हो ये आंसर बेकार है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने ये बोला कि उसके पास ले ही क्यों जाते, वो तो काट देगा। तो मतलब ये समझो कि झूठ जो दिया गया है आपको, तो इससे क्या मिल गया आपको? इससे एक मानसिक संतुष्टि मिली कि अगली बार के टॉपर आप हो। तो इसमें किसकी बात कर दी गई? मूल्यों की बात की जाती है। किसकी बात की जा रही है? मूल्यों की। और कौन वाले मूल्य? जब हम मूल्यों की बात कर रहे हैं तो ये पैसा वाला मूल्य नहीं है मेरे भाई, ठीक। ये वैल्यूज की बात की जा रही है, नॉट टू मनी। तो ये वैल्यूज है, क्योंकि वैल्यू ही आपको क्या करते हैं, आगे लेके जाएंगे या पीछे लेके जाएंगे, वही आपको मानसिक रूप से संतुष्टि देंगे। यहां पर उन मूल्यों की, जिन मूल्यों की हम लोग बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी धर्म, आध्यात्म की बातें जब की जाती हैं तब व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा शांत होता है, विचलित मन मस्तिष्क होता है। तो अब आप उसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताओगे तो वो नहीं सुनेगा, लेकिन उसको वहीं पर धर्म से जोड़ के बातें, वही बातें बोलनी है जो आप बोलने जा रहे हो ना, अच्छी बातें। लेकिन वो ये कह दो कि ये रामायण में कहा गया, ये गीता में कहा गया, ये कुरान पाक में कहा गया, ये बाइबल में कहा गया, ठीक, ये गुरु नानक ग्रंथ में कहा गया। तो जब आप इस तरह की लाइनें बोल देते हो तो वो जिस धर्म संप्रदाय से होगा तो वो उस बात को स्थिरता के साथ सुनता है। तो इसका मतलब क्या है, उन मूल्यों की बात करेंगे जो धर्म एवं आध्यात्म की यहां पर बात की जाती है। किसमें? धर्म एवं आध्यात्म की बात की जाती है, ठीक। अब यहां पर जब आप इसको यहां से कनेक्ट करोगे तो बहुत से लोग होते हैं जो विचलित होते हैं, परेशान होते हैं। जैसे हम लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं? होता क्या है कि कुछ होता नहीं है वहां पर जब आप जाते हो तो कॉन्सेंट्रेट होते हो, और जब कॉन्सेंट्रेट होते हो तो सीधी सी बात है कि जब आप लोग पढ़ाई कर रहे होते हो तो कॉन्सेंट्रेट होकर कभी पढ़ाई करोगे, मन विचलित नहीं होगा। लेकिन आप लोगों का मन बड़ा विचलित है, बड़ा चंचल है। वो जब आप लोग पढ़ाई करते हो, जब वीडियो चल रहा होता है, तब मैं देखता हूं आप लोगों के कमेंट, कितना अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो, दीदी भैया और फलाने कहाँ से, ढिमाके कहाँ से। अरे भाई, अगर बात करनी है तो कुछ आउटपुट की बात कर लो, उसके घर जाना थोड़ा नहीं है तुम्हें, ना उसको तुम्हारे यहाँ आना है मेरे भाई। वहां पर ये पूछ लो कि एक दूसरे से तुमने मेंस की तैयारी की है कि नहीं की है, तुमने पीटी की तैयारी की है कि नहीं की है, तुम क्वेश्चन जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम लगा पाओगे, उससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन आए हैं, उससे रिलेटेड ये चीजें हुई हैं, आज की न्यूज ये है, आज जो आपके सिलेबस में दिया गया है। इस पर मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा, आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। भैया इस तरह से करोगे तो बड़ा झोल है, हो नहीं पाएगा कुछ भी। जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो वो रास्ता सही नहीं है, वो बिल्कुल एकदम भ्रामक है। वहां पर आपको सफलता नहीं, असफलता छोड़ कुछ नहीं मिलने वाला है। जो आजकल आप लोगों का मैं मैसेज देख रहा हूं भाई, जो स्पष्ट है वो बोलता हूं मुंह पे कि आप लोगों का तरीका सही नहीं है, जिस तरीके पे आप लोग चल रहे हो चिट चैट करते हुए, ठीक। तो यहां पर कोई भी बात जब आप करते हैं तो जब हम शांत मन से एकाग्र होते हैं, तो एकाग्र होने पर मन क्या होता है, ऑटोमेटिक जो दुनिया भर का बवाल आपके सर पे चल रहा होता है वो क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अब जब कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो बस ऐसे आप
सर झुकाते हो ईश्वर के सामने, तो वो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी, वो एनर्जी आपके अंदर ही थी। उस एनर्जी को पाने के लिए लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। ठीक, तो जब आप मेडिटेशन और प्राणायाम करोगे तो अपने आप मन मस्तिष्क शांत होगा, और जब मन मस्तिष्क शांत होगा तो आप मानसिक संतुष्टि की तरफ बढ़ेंगे। और यहां पर क्या हो जाएगा, जब मानसिक रूप से आप संतुष्ट होंगे तो यहां आपको खुशी की प्राप्ति होगी, जो विदेशों में लोग ढूंढने के लिए परेशान हो चुके हैं, उनको नहीं मिल रही। अब इसके लिए भी इंडेक्स बन चुकी है, तो उसको क्या कहते हैं, सकल खुशी, सकल खुशी सकल राष्ट्रीय खुशी, ठीक। अब सकल राष्ट्रीय खुशी में जब बात करते हैं तो इसके मानकों की चर्चा आएगी सबसे पहले। मानक, इसके मानक क्या क्या होंगे, इनको समझना होगा। अच्छा, आप लोग खुश कब होते हैं? आप खुश कब होंगे? जब आपको सबसे पहला पॉइंट रोजगार मिलेगा, है ना। जब रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, आय में वृद्धि होगी। अभी अपनी जेब में क्या है, 10 रुपए नहीं है साहब, लेकिन जैसे ही रोजगार होगा तो 50,000, वो संजय दत्त वाला डायलॉग है ना, 50 तोला 50 तोला, तो वो तोला आ जाएगा आपके पास। आय में वृद्धि होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आय में वृद्धि मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। ठीक, दूसरा, गरीबी कम होगी। ठीक, अब जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो इससे क्या हो जाएगा, जीडीपी में भी वृद्धि होगी। होगी कि नहीं होगी? जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी इसका मतलब है जीडीपी में वृद्धि होगी, गरीबी कम होगी। अब जब गरीबी कम होगी तो नॉर्मल सी बात है, लोग क्या करेंगे, सरकार का समर्थन होगा। क्या हो जाएगा यहां पर, सरकार का समर्थन होगा। अब जब सरकार का समर्थन होगा तो नॉर्मल सी बात है, क्या हो जाएगा, आपका यहां पर सुशासन होगा। सुशासन क्या हो जाएगा, आपका सुशासन या गवर्नेंस की, गवर्नेंस होगा। नॉर्मल सी बात है। आप किसकी बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, सतत विकास की बात करेंगे। ठीक, किसकी बात करेंगे, सतत विकास की बात करेंगे। और सतत विकास के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, पर्यावरण संरक्षण की। संरक्षण की। अब जब पर्यावरण संरक्षण होगा तो नॉर्मल सी बात है कि वहां के चारों तरफ रहने वाले आदिवासियों की जो संस्कृति है वो कैसी होगी,
फलेगी फूलेगी, तो संस्कृतियां क्या होंगी, विकसित होंगी। विकसित होगी। तो मेन मानक अगर हम लोग बात करें तो रोजगार आपका आएगा, तो नॉर्मल सी बात है आय में वृद्धि होगी। और आय में वृद्धि मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। और प्रति व्यक्ति आय जो होगी वो क्या हो जाएगा, जीडीपी में वृद्धि करेगा। ठीक, तो मानक तो यही पहला मानक क्या होगा आपका, जीडीपी में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अब देखो गरीबी आई, गरीबी कम होगी, लोग समर्थन करेंगे, समर्थन करेंगे मतलब सुशासन होगा, सुशासन। दूसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, सुशासन। अब सुशासन होगा, नॉर्मल सी बात है आपके यहाँ गरीबी कम होगी, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो तीसरा पॉइंट सकल राष्ट्रीय खुशी के लिए तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा सतत विकास। और सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, पर्यावरण संरक्षित रहना। तो इसके लिए क्या होगा, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो हम अपने इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, वायुमंडल में CO2 की मात्रा को कंज्यूमर्स चाहिए, तो हम पेड़ पौधों को कंज्यूम करेंगे, सेव करेंगे, उनको आगे लेकर चलने का प्रयास करेंगे। अब जब हम पेड़ पौधे बचाएंगे, जब वो चीजें होंगी, तो हम पुराने कल्चर्स की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे कि हम लोगों के दादी बाबा के टाइम में क्या था कि हम लोग बढ़िया बाग के नीचे एक खटिया डाल के सब लोग बैठे रहते थे, बढ़िया धूप, और फिर झूला लोग झूलते थे, आम टुप्प से गिरता था, सब लोग छीन के खाते थे एक साथ। और पूरा गांव जो आज अलग अलग एक आप फेस्टिवल देखते होगे, तो आज फैमिली में भी ये नहीं लगता है कि फेस्टिवल हो रहा, होली होली नहीं लगती, दिवाली दिवाली नहीं लगती, रक्षाबंधन रक्षाबंधन जैसा नहीं लगता। क्यों, क्योंकि अब क्या है, सब लोग अपने अपने घर में मना लेते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है। मतलब फिर जब ये चीजें हो जाएंगी कि हम सारी चीजों पे हो रहे हैं, तो हमारी जो संस्कृति जो आज खत्म हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो फिर किधर से मूव ऑन हो जाएगा, फिर से जॉइंट फैमिली की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारी जो कल्चर है वो क्या होगा, हमारा कल्चर भी डेवलप होगा। अब देखो इतनी चीजें हो गई, मतलब अब ये पांचवा पॉइंट हो गया हमारा। तो कुछ पॉइंट इसके सब्स्टिट्यूट्स हैं जो आप लोगों को वहां तक ले जाने का रास्ता बनाते हैं। तो वहां आपको याद नहीं करना पड़ता है कि हाँ भैया रोजगार आएगा तो आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति में आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि हुई तो इसका मतलब है गरीबी में कमी आएगी, बेरोजगारी में कमी आएगी। इसका मतलब व्यक्ति क्या करेगा, सरकार का समर्थन करेगा। जब सरकार का समर्थन करेगा तो सुशासन आएगा, और जब सुशासन आएगा तो नॉर्मल सी बात है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी की बात करेंगे कि इन्वायरमेंट हमारा सिक्योर होना चाहिए। जब इन्वायरमेंट सिक्योर होगा तो नॉर्मल सी बात है हमारा कल्चर फिर से क्या होगा, डेवलप होगा। तो ये पूरा का पूरा सर्किल चलता है। अब देखो, अब इतनी चीज क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब यहां पर चीजें समझने वाली है। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, जब हम सुशासन की बात करते हैं तो सुशासन का मतलब क्या है, सुशासन का सीधा सीधा मतलब होता है नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका। सुशासन का मतलब क्या है, नीति निर्माण, नीति निर्माण एवं नीति के क्रियान्वयन में सरकार प्लस बाजार प्लस नागरिक समाज की भूमिका।
जब ये होगा तब हम सुशासन या गवर्नेंस की बात करते हैं। अब यहीं पर आया नागरिक समाज, तो इसे भी एक पॉइंट में नोट कर लो, बहुत छोटा सा। एनजीओ के लोग होने चाहिए, यहां पर एनजीओ के लोग होना चाहिए, मीडिया के लोग होना चाहिए, मीडिया के लोग इसी में होना चाहिए, और समाज सेवी संगठन क्या होना चाहिए, और समाज सेवी संगठन होना चाहिए यहां पर। तो इसके आधार पर हम ये चीजें कह सकते हैं। ठीक, इतना पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, समावेशी विकास। अब जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं, विकास की मुख्य धारा में सभी को शामिल कर देना। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है, विकास की मुख्य धारा में सभी को शामिल करना। विकास की मुख्य धारा में सभी को शामिल करना। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, अर्थात अब बात करें तो इसका मतलब है विकास का लाभ सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए। क्या होता है, विकास का लाभ सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। कॉमन सी बात है, इसका मतलब तो यही हुआ। इसके पॉइंट की अगर बात करें, दूसरा पॉइंट यदि हम लोग देखें यहां पर, तो इसकी मुख्य शर्त क्या होगी, जीडीपी में वृद्धि हो। भाई समावेशी विकास की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला तो यही पॉइंट आ जाएगा, जीडीपी में वृद्धि हो। और जब जीडीपी में वृद्धि होगी तभी तो आप सभी को विकास का लाभ प्राप्त होगा, तभी तो उसका विकास होगा। ठीक, इसका मतलब है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो जब जीडीपी में वृद्धि हुई उससे लाभ प्राप्त हुआ, लाभ को क्या होना चाहिए, न्याय संगत वितरण होना चाहिए। लाभ का क्या होना चाहिए, न्याय संगत वितरण होना चाहिए, है ना। क्या न्याय संगत होना चाहिए, वितरण जो होना चाहिए वो न्याय संगत होना चाहिए। अब यहां पर बात करेंगे समावेशी विकास की अगर हम लोग, तो समावेशी विकास के जो शर्त थी तो वो ये है कि भाई जीडीपी में वृद्धि होनी चाहिए, न्याय संगत वितरण होना चाहिए। दूसरा, अगर हम यहीं पर बात करें जीडीपी में आपके सतत विकास के घटक कौन कौन से होंगे, तो सामाजिक समावेशन, सबसे पहला पॉइंट सामाजिक समावेशन। है ना, इसका मतलब क्या है, जब हम समावेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे समाज में सभी तरह के भेदभाव क्या हो जाने चाहिए, समाप्त हो जाने चाहिए। मतलब समाज से भेदभाव सभी तरह के भेदभाव समाप्त हो जाने चाहिए।
चाहिए, कॉमन सी बात है। अर्थात अब एग्जाम्पल आप लोग नोट करिएगा, जैसे कोई ब्राह्मण अपने आप को बता रहा है, कोई क्षत्रिय बता रहा है, कोई वैश्य बता रहा है, कोई शूद्र बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो ये जो जाति व्यवस्था है ये क्या होनी चाहिए, भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, सभी मानव हैं। ठीक। दूसरा, हम पुरुष अपने अंदर एक बड़ा सा एक टैबू लेके घूमते हैं, मैं पुरुष मतलब मैं सर्वे सर्वा, महिला पुरुष समान है। ऐसा महिला और पुरुष के बीच के भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए, जिससे क्या हो, सभी का समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, सभी की मानसिकता क्या हो, विकसित हो पाए। जब हम किसी को दबाएंगे नहीं, किसी के विचारों को क्या करेंगे, दबा के एक साइड नहीं रखेंगे, तो उसका मतलब है कि उसका धीरे धीरे विकास हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि भेदभाव, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न महिला, न पुरुष, ऐसे किसी भी भेदभाव के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। अर्थात यहां पर सीधा घटक जो होंगे वो समावेशन की बात करता है। वो कहता है सभी को समान रूप से रखिए, भेदभाव को समाप्त करिए। नेक्स्ट पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं, दूसरा वित्तीय समावेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, वित्तीय समावेशन की बात करते हैं हम क्या। अब वित्तीय समावेशन की मतलब क्या है, सभी को बैंकिंग सुविधा का लाभ प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी को बैंकिंग सुविधा का लाभ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक चीज आप लोग आजकल देखते हो, चोरी चकारी बहुत होती है भैया। ठीक। अब आपके सिनेरियो में बात करना हो, बहुत चोरी चकारी होती है, बहुत लोग लूट मार कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर आपके पास बैंकिंग सुविधा है, तो अगर आपके पास, आप कहीं पर अपने अकाउंट में आपको काम है कि मुंबई जाना है, मुंबई में आपको 20 लाख की परचेजिंग करनी है, आप बिजनेसमैन हो, तो आप करोगे क्या कि आपके अकाउंट में है, आपके मोबाइल में पड़ा हुआ, कुछ नहीं करना है, आराम से राजा की तरह सोते चले, वहां पर पहुंचो, कार्ड पड़ा है आपके पास, एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक, बैंक बैलेंस है आपके अकाउंट में। तो नॉर्मल सी बात है, जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो वो क्या हो जाएगा, आप कहीं पर भी जाएंगे उस कार्ड से स्वैप कर लीजिए, आप स्कैनर से पेमेंट कर लीजिए, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दीजिए। ठीक। तो आपको कैश वाली जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। तो बैंकिंग की सुविधा एक चतुर्थ श्रेणी व्यक्ति से, मतलब एक उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास 10 रुपए भी अगर बैंक में वो रखना चाहता है, तो उस व्यक्ति का भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। इसके लाभ के लिए किसी भी प्रकार से किसी को रोका ना जाए। इसीलिए कहा गया कि जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तब ये बात की जाती है कि यहाँ पर वित्तीय समावेश होना चाहिए, सामाजिक समावेश होना चाहिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग यहां पर बात करें, समावेशीय विकास कैसा होना चाहिए। जब हम इसकी विकास की बात करेंगे तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। कोई भी डेवलपमेंट आप करें तो वो कैसा होना चाहिए, भविष्य विहीन नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट, भविष्य विहीन नहीं होना चाहिए। अब समझने वाली बात है एग्जाम्पल, भविष्य विहीन कैसे नहीं होना चाहिए, ये बात आप लोगों को समझने वाली है। यहां पर पॉइंट आप लोगों को दिमाग लगाने वाला है। सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यह आएगा कि भैया भविष्य विहीन कैसे हो जाएंगे।
जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग जल का उपयोग करते हैं, पानी, ठीक, पानी का दबा के उपयोग चल रहा है। आजकल मैं देखता हूं कि सुबह दोपहर शाम पानी नल चल रहा है तो चलने दो चलने दो चलने दो, मतलब इससे क्या हो रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है, ठीक। अब वो पानी नाली के थ्रू चला गया, नाली के थ्रू मतलब वो बेकार हो जा रहा है, समझो, वो पानी क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, और केमिकल्स मिलके उन पानियों में शहरों का जा भी रहा है। तो उसे अगर हम रिफाइंड भी करते हैं तो वो किसके लिए, कपड़े धुलने और बाकी कामों के लिए यूज किया जा सकता है, पीने के लिए नहीं। अभी हम लोग ऐसी व्यवस्था पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक। तो दूसरी बात है कि ये सोचो कि जब हम ही सब जल का उपयोग कर डालेंगे तो आने वाली संतानों को हम क्या देंगे, क्या रह जाएगा उनके पास, एक ऐसी धरती जो बंजर हो चुकी है, जिसमें पानी के एक बूंद नहीं है। दूसरा, हम पेड़ों को लगातार धगाधक छोटे छोटे लाभ के लिए काटे डाल, जब छोटे छोटे लाभ के लिए हम वृक्षों को काट डालेंगे तो जो वर्षा का जल हमारे यहाँ आ रहा है, मानसूनी पवनों के माध्यम से आपके यहाँ वर्षा हो रही है, तो मानसूनी पवने भी क्या कर जाएंगे, स्किड कर जाएंगे, क्योंकि तापमान ज्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब गर्म और ठंडी पवनें आपस में मिलेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, चक्रवातीय दशा बना देंगे। और चक्रवातीय दशा में क्या हो जाएगा, जब हवा ऊपर से चलेगी तो बादलों को उड़ा ले जाएगी, छुट फुट वर्षा करेगी। तो इसका मतलब है ये नुकसान किसका है, आपका है। ठीक, आपका ऐसा नुकसान। तो जब इस तरह की प्रक्रियाएं हम कर लेंगे तो आने वाली संतानों को क्या करके जा रहे हैं, भविष्य विहीन समाज देके जा रहे हैं, दुनिया देके जा रहे हैं जिसमें उनका कोई भविष्य नहीं है। दूसरा, जड़ विहीन विकास नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जड़ विहीन नहीं होना चाहिए। जड़ विहीन इन द सेंस कि आप जहां से जुड़े हुए हो वो क्या हो, उसी को बर्बाद कर डालो, वो भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, निर्दयी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। निर्दयी इन द सेंस कि मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। मेरा अगर काम बन रहा है और 100 की जान जा रही है तो मैं वो काम तो कर ही लूंगा। 100 की जान जाए मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण मेरा लाभ है, मेरा विकास है, मेरी चीजें हैं, जैसे कि आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे। ठीक, समाज कैसा होना चाहिए, रोजगार विहीन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा जो समाज है वो कैसा होना चाहिए, रोजगार विहीन नहीं होना चाहिए। हमारे जो लोग हैं कैसे, उनके रोजगार विहीन नहीं होने चाहिए, उनके पास रोजगार होना चाहिए। और ये किसने कहा, यूएनडीपी ने, यूएनडीपी किसने कहा, यूएनडीपी ने कहा कि हमारा हमारा विकास कैसा होना चाहिए, इस तरह का हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। जब इस तरह का हमारा डेवलपमेंट होगा तो वो क्या होगा, वो भविष्य में आने वाली संतानों को और भविष्य के समाज के विकास में कार्यरत होगा। सॉरी, जो आज का हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो विकास की प्रक्रिया है, वो क्या है, वो विकास नहीं, एक्चुअल में विनाश है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है
कि सतत विकास किस प्रकार आने वाली पीढ़ी के लिए एक मूर्त रूप प्रदान करता है। अब इसको लिखो 200 शब्दों में। तो जब आप इस तरह से सोचोगे, समझोगे, फिर ट्राई करोगे, जब लाइन बाय, देखो मैं हर चीज नोट डाउन नहीं करवा सकता, लेकिन मैं जो बोलता हूं उन चीजों को भी आपको राइट डाउन करना है, उनको लिखना है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं, ये आपकी समस्या है, ठीक। और आप लोगों का पीसीएस का पेपर डिले होता जा रहा है, तो अब हम लोग मेंस के इकोनॉमी की क्लास भी मैं कुछ टाइम में ही तुरंत लाने वाला हूं। तो मेंस की इकोनॉमिक्स की क्लास भी आप लोगों की स्टार्ट करता हूं, जिससे आप लोगों का मेंस का सिलेबस भी खत्म होने लगे। फिर मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक